हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जुडिशरी मिशन सक्सेस जेएमएस लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों के लिए ज्ञात है कि यहाँ पे जेएमएस लॉ क्लासेस के माध्यम से एमपी एडीपीओ एवं एमपी सिविल जज की कक्षाएं संचालित की जाती हैं, जिसमें हमने पहला एक्ट आरटीआई के लिए डिस्कस कर लिया है। दूसरा हम एक्ट पढ़ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसमें मैंने अभी तक 5 चैप्टर तक क्लियर कर दिया है। उसके बाद आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है अध्याय 6, जो बात करता है एक तरीके से मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये एक तरीके से हम कहें थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल एवं इंटरव्यू सेशन के पर्पज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस है और हमें सारे सेक्शंस के लिए एक तरीके से एक एक से हम इसे डील करेंगे और आप सभी लोगों की ड्यूटी है कि आप क्लास के साथ ही इसे याद करते जाएं। ठीक है, उसके रिगार्डिंग मैं बात करता हूं। सबसे पहले आज मैं कुछ आपके लिए क्वेश्चंस भी सेंड करूंगा, जिसमें आपके लिए बताऊंगा मैं किस तरीके से आपके लिए फ्रेमिंग करना है क्वेश्चंस। बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा मैं आपके लिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं चैप्टर नंबर 6। तो आप सभी लोग चैप्टर नंबर 6 निकालें। चैप्टर नंबर 6 बात करता है ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले एक तरीके से कहें हम अपराधों के विषय में बात की गई है। एक किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है, तो सेक्शन 100 से 146 तक क्या है डील किया गया है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। दूसरी हम बात करते हैं, हम इसमें भी कुछ सब पार्ट बांटे गए हैं। ठीक है, तो हमें क्या है सब पार्ट के लिए भी याद करना है कि कहां से कहां तक कौन सा पार्ट है। तो पहला लिखा है इसमें कि जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में बताया गया है। एक तरीके से हम कहें ऑफेंस अफेक्टिंग लाइफ, ठीक है, जो कि बताया गया है सेक्शन 100 से 113 तक। ठीक है, हम उसके लिए डील करेंगे सबसे पहले। तो आज हम देखते हैं इसके लिए सेक्शन 100 क्या बात करता है। तो आप सभी लोग 100 निकालें। पहले मैं बात बता दूं आपके लिए कि एक तरीके से हम कहें 299 आपराधिक मानववध, यानी कल्पेबल होमिसाइड, और हम कहें हत्या 300 में था। अभी हम इसे देखें कि 100 में बताया गया है कल्पेबल होमिसाइड और 101 में बताया गया है क्या मर्डर। ठीक है, तो आपके लिए बीएनएस और आईपीसी के जो मेन प्रावधान है उन्हें तो कम से कम याद करके रखना ही है, क्योंकि आपके लिए पता है कि ट्रायल का एक सिंपल सा एक तरीके से हम कहें एक सेक्शन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अकॉर्डिंग, जिसमें बताया गया है कि 1 जुलाई 2024 के बाद जो ट्रायल कंडक्ट होती है, जो एफआईआर वगैरह होती है, उसका जो ट्रायल है वो नए एक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा, नई संहिता के अकॉर्डिंग चलेगा। और जो पुरानी जो हमारी एफआईआर हैं 1 जुलाई 2024 से पहले वाली, तो उनका ट्रायल एक तरीके से हम कहें कि पुरानी वाली जो आईपीसी है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है इंपोर्टेंट सेक्शन है, तो आपके लिए दोनों ही याद करते हुए चलना है, आईपीसी और बीएनएस के रिगार्डिंग। ठीक है, उसके अलावा फिर हम देखते हैं इसमें कि कल्पेबल होमिसाइड होता क्या है। सेक्शन 100 के रिगार्डिंग हम इसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 100 क्या बात करता है। तो सेक्शन 100 के लिए देखते हैं जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, तब वह आपराधिक मानववध का अपराध करता है। ठीक है, एक तरीके से हम इसे समझें कल्पेबल होमिसाइड होता क्या है। कल्पेबल होमिसाइड में कुछ मैं पॉइंट निकलवा रहा हूं, आप उन पॉइंटों के लिए समझें। कल्पेबल होमिसाइड, पहले तो मैं कल्पेबल होमिसाइड के लिए आपके लिए एक सिंपल तरीके से समझाता हूं। इसे हम मानववध कहते हैं। होमिसाइड का मतलब होता है किसी मनुष्य द्वारा किसी मनुष्य की हत्या करना। क्या किसी मनुष्य द्वारा किसी मनुष्य की हत्या करना क्या कहलाता है? मानववध कहलाता है। जब तक हम कहें किसी मनुष्य द्वारा हत्या नहीं की जाए तब तक वो मानववध बनेगा नहीं। तो इसमें हत्या होना जरूरी है। ठीक है, उसमें हत्या की मैं कुछ की पॉइंट्स बताता हूं। इसमें एक और पॉइंट है जो कई बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एमपी एडीपीओ एमपी सिविल जज में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन से अदर जुडिशरी में। इसमें क्वेश्चन आया था पिछली बार, शायद मुझे रिकॉल आ रहा है कि 1-2 साल पहले इसमें क्वेश्चन आया था। इसमें आया था कि सभी हत्याएं आपराधिक मानववध हैं, सभी हत्याएं आपराधिक मानववध हैं, किंतु सभी एक तरीके से कहें हम मानववध हत्या नहीं है। आप इसकी रीजनिंग समझें, यानी एक तरीके से हम कहें मर्डर
मर्डर यदि कोई व्यक्ति करता है तो वो एक तरीके से कहें कल्पेबल होमिसाइड हो सकता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति कल्पेबल होमिसाइड हो करता है तो हो सकता है कि मर्डर ना भी हो। ठीक है, इसमें यही कहा गया कि सभी हत्याएं, यदि कोई व्यक्ति हत्या करता है तो क्या है, वो एक तरीके से कल्पेबल होमिसाइड हो सकता है। ठीक है, उसमें इंटेंशन का अभी मैं डिस्कस कराऊंगा। उसमें इंटेंशन का एक तरीके से कहें हम, इंटेंशन का मेन ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, इंटेंशन पर डिपेंड रहता है कि कब मर्डर हुआ और कब कल्पेबल होमिसाइड हुआ। अभी मैं सारी चीजें डिस्कस कराऊंगा आपके लिए। एक मैंने जो एक पीडीएफ प्रिपेयर की है उसके माध्यम से मैं आपके लिए उसे डिस्कस करके बताऊंगा कि क्या इसमें जो ग्रेविटी है, जो एक तरीके से कहें हम चोट की ग्रेविटी है या जो अन्य ग्रेविटी है, उसी पे ही एक तरीके से कहें हम डिपेंड रहता है मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड। देखिए मैं आपके लिए बताऊं, मर्डर में भी एक तरीके से व्यक्ति की जान जाती है और एक तरीके से हम कहें कल्पेबल होमिसाइड में भी व्यक्ति मरता है। ऐसा तो है नहीं है कि किसी में बचता है, किसी में बचता है तो वो अटेम्प्ट के लिए चला जाएगा, जैसा कि 109 है आत्महत्या के लिए, या एक तरीके से हम कहें हम कल्पेबल होमिसाइड का अलग अटेम्प्ट है। ये सारी चीजें हैं, ओपति घोरोपति, उसका अलग अलग एक तरीके से कहें हम सिनारियो रहता है। तो उसके लिए हम अभी डिस्कस करेंगे इन सारी चीजों के लिए। तो हम देखते हैं पहले कल्पेबल होमिसाइड के लिए। कल्पेबल होमिसाइड में अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी बनाएंगे, कुछ इलस्ट्रेशंस भी जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने प्रिपेयर किए हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका एक तरीके से कहें कल्पेबल होमिसाइड की जो डेफिनेशन है उसे हम डिस्कस करते हैं कि जो कोई मृत्यु कारक करने के आशय से, आप इंटेंशन पे अंडरलाइन कीजिए और डेथ पे अंडरलाइन कीजिए। क्या इंटेंशन है व्यक्ति का? किसी व्यक्ति की मृत्यु कारक करने का। ठीक है, जो कोई हुएवर, कोई भी कर सकता है, मेल कर सकता है, फीमेल कर सकती है, ट्रांसजेंडर कर सकता है। ठीक, 2 के क्लॉज 10 में मैंने जेंडर की डेफिनेशंस में बताए थे। ठीक है, जो कोई का मतलब समझ में आया आपके लिए? क्या कारक कर रहे हैं हम? इंटेंशन क्या है हमारा? व्यक्ति की डेथ कारक करना। दूसरा हम बात करते हैं, या आप क्या कारक करते हो किसी व्यक्ति के लिए? दूसरा एलिमेंट कहें हम, पहला एलिमेंट हो गया क्या? मृत्यु कारक करने का आशय। दूसरा एलिमेंट देखेंगे हम बॉडीली इंजुरी। इंटेंशन क्या है? किसी व्यक्ति के लिए शारीरिक क्षति पहुंचाने का इंटेंशन है दूसरे व्यक्ति के लिए। सेकंड एलिमेंट हुआ। तीसरा हम बात करते हैं एलिमेंट जिससे क्या है, एक तरीके से संभावना है, एक नॉलेज है, एक ज्ञान रखता है सामने वाला व्यक्ति के इस जो हम कार्य कर रहे हैं उससे क्या हो जाएगी, व्यक्ति की मृत्यु कारक कर दे। जो हम एक्ट कर रहे हैं ना वो किसी व्यक्ति की मृत्यु कारक कर दे। तो तीसरा आप अंडरलाइन करें इसमें नॉलेज। अभी मैं बताऊंगा सारे पनिशमेंट में भी इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो नॉलेज समझें, आपके लिए ज्ञान है कि व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा आप कोई ऐसा एक्ट कारक करते हो जिससे मृत्यु कारक कर देता है, एक तरीके से समझो कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो आपने ऐसी कंडीशंस में माना कि कल्पेबल होमिसाइड का अपराध किया है। ये तो हुआ कल्पेबल होमिसाइड। अब हम इस पे देखते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड में इसमें कुछ इलस्ट्रेशंस दिए हैं। सबसे पहले हम उस इलस्ट्रेशंस के लिए देखते हैं जो मैंने बनाया है इलस्ट्रेशंस। उसके अलावा फिर हम जो बेयरक्ट के इलस्ट्रेशंस हैं उनके लिए रेफर करेंगे। एक कई बार इलस्ट्रेशंस पूछा गया है। एक तरीके से कहें पुजारी है, आपने सभी लोगों ने देखा होगा पुजारी वगैरह रहते हैं। एक तरीके से कहें हम बुरी आत्मा, यानी जो प्रेत आत्मा या भूत वगैरह लग जाते हैं लोगों के लिए, तो एक व्यक्ति के लिए लग गया, एक बालक था, तो उसने कहा कि मैं इसे ठीक कर दूंगा। उसने उसे पीटना प्रारंभ कर दिया एक तरीके से। अब क्या हुआ, उसने उसे पीटना जैसे ही प्रारंभ कर दिया, ठीक है, डंडे से पीटना प्रारंभ किया उसने बालक के लिए। ठीक है, अब बालक की ऐसी कंडीशंस में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ऐसी कंडीशंस में आपने बालक के एक तरीके से कहें बालक को पीटा आपने, तो ऐसी कंडीशंस में आपका इंटेंशन तो था नहीं उसे व्यक्ति के लिए पीटने का, मृत्यु कारक करने का। तो यहाँ पे एक तरीके से कहें हम इसमें जो इंटेंशन यदि इसमें मारने का है, आप समझना इसे इलस्ट्रेशन के लिए, यदि इंटेंशन मृत्यु कारक करने का है उस पुजारी का, तो हो जाएगा क्या, कल्पेबल होमिसाइड। और यदि इंटेंशन उस व्यक्ति के लिए मारने का नहीं है, उस बालक के लिए, और चोट वगैरह आ जाती है, तो फिर जिस एक्ट की वो प्रकृति है उसके अनुसार उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। यदि आपने ओपति की है तो ओपति के लिए, यदि घोरोपति की है तो ग्रीवियस हर्ट के लिए। इसमें आप ध्यान रखना ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। कई बार इलस्ट्रेशन पूछा गया है, इसमें हम कंफ्यूज होके लगा देते हैं कि क्या लगाएं, ग्रीवियस हर्ट लगाएं, मर्डर लगाएं, कल्पेबल होमिसाइड लगाएं। तो आप ग्रेविटी पे देखें, उसके अनुसार फिर आप इसका आंसर लगाएं।
ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड है एक तरीके से, देखो आशय दोनों में रहता है। कल्पेबल एक तरीके से मैं कहूं मर्डर में भी इंटेंशन रहता है व्यक्ति की मारने के लिए, ठीक है। नॉलेज यहां भी है वहां भी है नॉलेज, इन दोनों में एक तरीके से हम कहें डिफरेंस है ना, वो बहुत ही कम डिफरेंस है। इसमें जो ऑफेंस का नेचर है ना उस पर डिपेंड करता है। अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरा एक और प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन बताता हूं आपके लिए। ये क्या है, एक व्यक्ति है, उसने अपनी पत्नी के लिए क्या है मारपीट की। ये भी कई बार इलस्ट्रेशन पूछा गया है, कई बार। ये क्या है, केस लॉ से रेफर होके आए हैं इलस्ट्रेशन, डायरेक्ट नहीं है इलस्ट्रेशन, ये केस लॉ के माध्यम से आए हैं और कई बार हम इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट करने ही वाले इलस्ट्रेशन हैं ये, ठीक है। तो हमें इसे याद करना है, एक तरीके से समझने वाली कोई चीज नहीं है। यदि समझोगे तो हो सकता है एग्जाम हॉल में गलत भी हो जाए, तो हमें एक तरीके से इसे याद करते हुए चलना है कि इसमें क्या मेंटेलिटी बताई गई है, क्या ऑफेंस कन्वर्ट हो रहा है इसमें। तो हम देखते हैं ए ने अपनी पत्नी के साथ क्या की, मारपीट की, जिसमें क्या हो गई, पत्नी बेहोश हो गई, एक तरीके से कहें हम। ए ने यह बस कर लिया कि जो पत्नी है ना उसकी मृत्यु हो गई। आप जानते हो जनरली लोग पीटते हैं तो जनरली क्या हो जाता है, बेहोश वगैरह हो जाते हैं लोग, तो वो कहते हैं नहीं यार ये तो मर गया। तो उसने क्या किया, उसने अपने आप के लिए एक तरीके से कहें डिफेंस करने के लिए उसने क्या किया, अपनी स्वयं की गिरफ्तारी से बचने के लिए हस्बैंड ने क्या किया, उस वाइफ के लिए क्या है पंखे से लटका दिया। क्यों लटका दिया, इससे मैं ये प्रूव कर दूंगा कि मैं तो घर पे था नहीं, और जो पंखे पे लटक के उसने अपनी एक तरीके से कहें आत्महत्या कर ली, तो मैं बच जाऊंगा एक तरीके से कहें हम। तो उसने क्या किया, ऐसी कंडीशंस में लटका दी। लेकिन जब हम देखते हैं सब परीक्षण होता है, ठीक है, जिसे हम पोस्टमार्टम कहते हैं। पोस्टमार्टम हुआ, उसके माध्यम से क्या हुआ कि उसमें पाया गया कि इसकी मृत्यु है वो क्या है, मृत्यु फांसी पर लटकने से नहीं हुई है, इसे पहले मारपीट की है और फिर इसे फांसी पर लटकाया गया है। तो एक तरीके से हम कहें कि जो इसकी मृत्यु है वो पीटने से नहीं हुई थी, पीटने से तो ये बच गई थी, एक तरीके से बेहोश हो गई थी। जो इसने सामने वाले व्यक्ति ने इसे पंखा पे लटकाया है, एक तरीके से प्रिजम्पशन मानी गई कि इसे पंखा पे लटकने से मौत हुई है, लटकाने से मौत हुई है, ठीक है। एक आपने देखा होगा, यदि आपने डॉक्टरी फील्ड में ऐसे केसेस डिस्कस किए होंगे, कोई व्यक्ति स्वयं फांसी लगाता है उसके एलिमेंट कुछ अलग रहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, और एक व्यक्ति के लिए आप मारपीट के लटकाते हो तो कॉन्सिक्वेंसेस अलग रहते हैं। डॉक्टर वगैरह सारी चीजें बता देते हैं। एक तरीके से हम कहें मेडिकल फील्ड इतनी एडवांस है कि वो ये भी बता सकती है कि कितने टाइम पहले इसकी डेथ हुई है। आपने देखा होगा कई बार ऐसे क्वेश्चंस निकल के आते हैं जो एक तरीके से कहें हम क्लियरिटी बता देते हैं कि इतने, एक तरीके से हम कहें कि इतने समय पहले डेथ हुई है। अभी एक आया था शायद एक टेस्ट वगैरह था, आपने देखा होगा, बाल से और नाखून से हम व्यक्ति की एज का पता कर रहे थे कि व्यक्ति की कितनी एज है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से मेडिकल लाइन की एक एडवांस फीचर है, ठीक है। तो एक तरीके से उसमें डिसाइड किया कि जो फांसी पर लटकाने से मृत्यु हुई है, तो ऐसी कंडीशंस में ए ने क्या किया है, कल्पेबल होमिसाइड का अपराध किया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसके इलस्ट्रेशंस के लिए, तो सारे लोग इसके इलस्ट्रेशंस देखें। इलस्ट्रेशंस में पहला इलस्ट्रेशंस बात करता है, ए एक गड्ढे पर लकड़ियां और घास इस आशय से बिछाता है कि तद्वारा मृत्यु कारित करे, या यह ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि संभाव्य है कि तद्वारा मृत्यु कारित हो, या यह विश्वास करते हुए कि वह भूमि सुदृढ़ है उस पर चलता है जिसमें गिर जाता है और मारा जाता है। कहाँ ने कल्पेबल होमिसाइड का अपराध किया है। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं अपन इसे, कल्पेबल होमिसाइड क्यों माना गया है इस इलस्ट्रेशंस के लिए। मैं इसकी रीजनिंग समझाता हूं। एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, एक गड्ढा खोदा सड़क पे, ठीक है। आपने ग्रामीण क्षेत्र में ये देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पे तो यदि हम सड़क खोदेंगे तो जनरली जो एक तरीके से कहें हम सड़कें हैं वो ऑलरेडी सीमेंटेड वगैरह रहती हैं या डामर वगैरह की सड़कें बनाई जाती हैं, तो उस पर आप गड्ढा करोगे तो दिख जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ग्रामीण क्षेत्र में एक सड़क थी, तो सामने वाले व्यक्ति ने क्या है, खोद दी, एक गड्ढा कर दिया, उस पर ऊपर से घास बिछा दिया। अभी बरसात का मौसम है, अब क्या होगा, खेतों में घास वगैरह होगी, तो सड़क पे भी क्या है, घास उग जाती है। तो उसने क्या किया, गड्ढा किया और उस पर घास वगैरह बिछा दिया। वैसे ही कि एक व्यक्ति आएगा बी,
बी जैसे ही आता है और इसमें गिर पड़ेगा तो मर सकता है बी। हमारा इंटेंशन क्या था, मारने का था बी के व्यक्ति के लिए। ठीक है, हमने लकड़ियां और घासे रास्ते से बिछा दिया, बी व्यक्ति आया, बी उसमें गिर पड़ा। ठीक है, हमारा इंटेंशन क्या था, व्यक्ति के लिए मारने का। अब बी उसमें गिरा जैसे ही, तो वो क्या हो गया, एक तरीके से हम कहें कि कोई एक तरीके से कहें मृत्यु कारक हो जाए। आपका ये इंटेंशन था कि मृत्यु कारक हो जाए एक इस व्यक्ति की, यह विश्वास करते हुए सामने वाला व्यक्ति भूमि पर चलता है और उसमें गिर पड़ता है। ठीक है, और व्यक्ति की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है गिरने से। अब ऐसी कंडीशंस में जो ए नामक व्यक्ति है जिसने गड्ढा खोदा था, घास वगैरह डाला था, तो ए नामक व्यक्ति ने क्या है, कल्पेबल होमिसाइड का अपराध किया है। यदि व्यक्ति बच जाता है तो दूसरा पनिशमेंट से दंडित होगा, हो सकता है अटेम्प्ट वगैरह के लिए हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति मर रहा है। कल्पेबल होमिसाइड और डेथ में दोनों में ही व्यक्ति मारा जाता है, आप समझें इस चीज के लिए। ठीक है, उसके अलावा मैं दूसरा सेक्शंस के लिए, दूसरा इलस्ट्रेशन के लिए बात करता हूं। इसमें एक झाड़ी वाला इलस्ट्रेशन है, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या बात करता है, या यह जानता है कि या एक झाड़ी के पीछे है, खा नहीं जानता है, या की मृत्यु करने के आशय से, या यह जानते हुए कि उससे या की मृत्यु कारक होना संभाव्य है। खा उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए का को उत्प्रेरित करता है, खा गोली चलाता है और या को मार डालता है। यहाँ यह हो सकता है कि खा किसी भी अपराध का दोषी ना हो, किंतु का ने क्या किया है, कल्पेबल होमिसाइड का अपराध किया है। समझें, ऐसे इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। क्या बात करता है ये बात करता है, ए जानता है क्या कि झाड़ी के पीछे, ए यह जानता है, क्या जानता है ए कि या है एक झाड़ी के पीछे, लेकिन बी नहीं जानता है। बी क्या करता है, झाड़ी के पीछे एक तरीके से हम कहें गोली चलाता है। ठीक है, बी ने गोली चलाई, एक तरीके से यान है, यानी जेड मान लीजिए आप, जेड ने गोली चला दी। ठीक है, ये जान रहा है कि झाड़ी के पीछे है कोई व्यक्ति, लेकिन बी के लिए नहीं है पता जो गोली चला रहा है। ठीक है, झाड़ी के पीछे कौन था, एक तरीके से कहें हम कोई दूसरा व्यक्ति था, या नामक की मृत्यु कारक कर देता था, यानी झाड़ी के पीछे कौन था, या व्यक्ति था। ठीक है, बी उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए ए को उत्प्रेरित कर रहा है। उसकी पहले से दुश्मनी होगी बी की उस व्यक्ति से, जेड नामक व्यक्ति से, और बी कह रहा है ए से तुम गोली चलाओ। गोली क्यों नहीं चला रहे, आप गोली चलाओ, कोई नहीं है वहां। बी ने तो देख लिया है कि जेड है, उसने गोली चलाई, तो ऐसी कंडीशंस में उसकी मृत्यु हो गई। तो हो सकता है कि एक तरीके से हम कहें कि जो ए नामक व्यक्ति है जो गोली चला रहा है, एक तरीके से जो ए नामक व्यक्ति है जो हो सकता है कि मानव वध का दोषी है, लेकिन जो बी नामक व्यक्ति है वो दोषी नहीं है कल्पेबल होमिसाइड का। ठीक है, किसी भी अपराध का दोषी ना हो। थोड़ा ए और बी में कंफ्यूज क्रिएट हो गया, इसीलिए इसमें जो प्रॉब्लम है वो इधर उधर हो गई है। तो ए और बी के लिए आप समझें, इसमें 3 व्यक्ति थे, उसी के रिगार्डिंग आप इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करें तो आपके लिए समझ में आ जाएगा। इसमें शॉर्ट में बता देता हूं मैं आपके लिए। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं। ए क्या करता है, एक झाड़ी पे गोली चलाता है, और बी की दुश्मनी है किससे, सी से। अपनी लैंग्वेज में समझें अब आप, सी की दुश्मनी है, एक तरीके से ए है, बी है और सी है। ए व्यक्ति है वो मारना चाहता, वो मतलब एक तरीके से ए नामक जो व्यक्ति है ना, वो क्या करता है, एक गोली चलाता है, और ए के लिए नहीं है पता कि झाड़ी के पीछे कोई है, लेकिन जो बी नामक व्यक्ति है वो जानता है कि झाड़ी के पीछे एक सी नामक व्यक्ति है, और बी कहता है आप झाड़ी पे गोली चलाओ ए से, आप क्यों गोली नहीं चला रहे हो। तो यहाँ हो सकता है कि ये जो गोली चला रहा है उसने कोई अपराध नहीं किया हो, लेकिन बी ने यहाँ पे क्या कर दिया, कल्पेबल होमिसाइड का अपराध कर दिया है। सिंपल लैंग्वेज में यह कह रहा है इलस्ट्रेशंस। दूसरी हम बात करते हैं सी नामक इलस्ट्रेशंस की। सी भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे इलस्ट्रेशंस एक तरीके से मैं कहूं कल्पेबल होमिसाइड में पूछे गए हैं कई बार। सी नामक इलस्ट्रेशंस बात कर रहा है कि ए एक मुर्गे को मार डालने के आशय से या उसे चुरा लेने के आशय से उस पर गोली चलाकर खा को, जो एक झाड़ी के पीछे है, मार डालता है, किंतु यह नहीं जानता है कि यहाँ पे क्या है, ए यह नहीं जानता है कि यहाँ यद्यपि का विधि विरुद्ध कार्य कर रहा था, तथापि वह आपराधिक मानव वध का दोषी नहीं है, क्योंकि उसका आशय बी को मार डालने का या कोई ऐसा कार्य करके जिससे मृत्यु कारक करना वह संभाव्य जानता हो, मृत्यु कारक करने का नहीं था। इसमें बताया है कल्पेबल होमिसाइड नहीं है।
क्यों नहीं है, मैंने पहले ही बताया था कि इंटेंशन होना चाहिए किसी व्यक्ति के लिए मारने का। इसमें क्या है, ये एक व्यक्ति है, वो मुर्गे पर गोली चला रहा है मारने के पर्पज से उसे। अब सामने वाला कोई व्यक्ति आ जाए और उसकी डेथ हो जाए, तो ऐसी कंडीशंस में एक तरीके से कहें हम, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने वाला ऑफेंस देखा होगा आपने, ठीक है, एक्सीडेंटल वगैरह किसी में भी जाए, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड में नहीं जाएगा, भले ही व्यक्ति की डेथ हो जाए। क्योंकि मेरा इंटेंशन क्या था, क्या मेरा इंटेंशन किसी व्यक्ति के लिए मारने का था? नहीं था। इसमें इलस्ट्रेशन में बताया क्या है, इसमें इलस्ट्रेशन में यही तो बताया है। इसमें जो हमने एलिमेंट देखे थे उसमें क्या था, इंटेंशन था किसी व्यक्ति के लिए मारने का, इंटेंशन था, नॉलेज था, बॉडली इंजुरी कारित करके इंटेंशन था कि हम किसी व्यक्ति की क्या है मृत्यु कारित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो मुर्गा मारने का आशय था हमारा, मैंने गोली चलाई मुर्गे को मारने की, व्यक्ति मर गया बी नामक का, किसी के लिए पता नहीं था कि वहां पे कोई है। तो ऐसी कंडीशंस में हमने कल्पेबल होमिसाइड का अपराध नहीं किया है। ऐसी कंडीशंस में हम आगे इसे डील करते हैं। इसके 3 स्पष्टीकरण हैं। इसके 3 स्पष्टीकरण के लिए एक तरीके से हमें याद करते हुए चलना है। स्पष्टीकरण इसका मेंस का क्वेश्चंस क्रिएट करेगा और आपके लिए स्पष्टीकरण लिख के चलना है मेंस में। डेफिनेशंस, एक इलस्ट्रेशंस और एक तरीके से मैं कहूँ कि 3 स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण शॉर्ट में लिखना है, मैं बताऊंगा कैसे शॉर्ट में करना है इन्हें। और यदि डिफरेंस पूछा जाए कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में तो ही डिफरेंस लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है। एक और मैं बात बता दूं, जब भी जितना क्वेश्चन पूछ रहा है जुडिशरी उतना ही हमें आंसर देना है, चाहे वो किसी भी जुडिशरी एग्जाम का मैं पैटर्न की बात करूं, हमें उससे ज्यादा आंसर नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, हमें सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ही एक तरीके से कहें कंपलसरी है। पूरा हमारा एग्जाम का जो एक तरीके से कहें हम क्वेश्चंस हैं, उन्हें हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होना एक तरीके से हो जाए ना तो बहुत बड़ी बात रहती है। क्योंकि हो सकता है कई बार क्वेश्चंस हमें आते हैं लेकिन हम जल्दबाजी में उन्हें छोड़ देते हैं, या हम कई क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा टाइमिंग दे देते हैं, इसके बाद जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनके लिए क्या रहता है, टाइमिंग नहीं बच पाती है। तो आपके लिए एक प्रॉपर टाइम के लिए मैनेजमेंट करते हुए जिस नंबर का जितने नंबर का पूछा है उसके अकॉर्डिंग और जितना क्वेश्चंस में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चंस के लिए क्या करना है, फ्रेमिंग करना है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सेक्शन 100 में हमने कल्पेबल होमिसाइड पढ़ा है, उसके हम 3 स्पष्टीकरण की बात करेंगे। तो 3 स्पष्टीकरण क्या बात करते हैं, हम एक एक से इन तीनों स्पष्टीकरण के लिए डील करेंगे। उसके बाद एक्सप्लेनेशन फर्स्ट निकालें आप। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट बात करता है एक तरीके से कहें हम बॉडली इंजुरी। इसमें क्या होता है, डिसऑर्डर्ड होता है, डिसीज होता है और बॉडली इन्फर्मिटी होती है, ठीक है। मैं एक बार इसे रीड कर देता हूं कि स्पष्टीकरण फर्स्ट बात करता है वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को जो किसी विकार, रोग, अंगशैथिल से क्या है एक तरीके से कहें हम ग्रस्त है, शारीरिक क्षति कारित करता है और तद्वारा उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु त्वरित कर देता है, उसकी मृत्यु कारित करता है, यह समझा जाएगा। एक तरीके से कहें हम कि एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति के लिए क्या कर रहा है, एक तरीके से कहें हम बॉडली इंजुरी कर रहा है। बॉडली इंजुरी किस किस माध्यम से कर रहा है वो, या तो वो एक तरीके से कहें हम डिसऑर्डर कर रहा है यानी कोई विकार वगैरह कर रहा है, या एक तरीके से कहें हम डिसीज कर रहा है, एक रोग क्रिएट कर रहा है, या तीसरा हम कहें एक तरीके से बॉडली इन्फर्मिटी, अंगशैथिल वगैरह कर रहा है, ठीक है। हम सारी चीजों के लिए डील करते हैं इनका क्या है। और इसके अलावा क्या और एक चीज क्रिएट हो रही है, दूसरे व्यक्ति की मृत्यु त्वरित कर देता है। ऐसी कंडीशंस में आप ये 3 चीजें करते हुए किसी व्यक्ति के लिए क्या कर देते हो, एक तरीके से डेथ कारक कर देते हो, तो उसकी मृत्यु कारक करता है, यह समझा जाएगा, ऐसा माना जाएगा कि आपने उसकी मृत्यु कारक कर दी है। अब हम एक तरीके से कहें अंगशैथिल्य, रोग या बेकार, इन तीनों चीजों के लिए हम थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं एक तरीके से डिसऑर्डर्ड। डिसऑर्डर्ड का मतलब होता है एक तरीके से आप इस तरीके से व्यक्ति पे हमला कर रहे हो, एक तरीके से जो इंटेंशन है वो आपका किसी व्यक्ति के लिए डेथ कारक करने का है, और सामने वाले व्यक्ति का कोई भी अंग एक तरीके से कहूं मैं शरीर का डिसऑर्डर्ड हो गया है, ठीक है, यानी टूट वगैरह गया है। ऐसी कंडीशंस में या आप कोई ऐसा हमला करते हो मृत्यु कारक करने के आशय से, या कोई रोग उत्पन्न हो जाता है। आप कई बार देखते हो जैसे अपन किसी व्यक्ति के लिए पीठ वगैरह देते हैं या मारते वगैरह हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उसे क्या है एक घाव वगैरह हो जाता है और वो घाव ठीक नहीं होता है, ठीक है, वो क्या होता है एक रोग में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा देखा होगा आपने, कई लोगों की क्या है बॉडी वगैरह पे डिपेंड रहती है ये सारी चीजें। और दूसरा हम बात करते हैं अंगशैथिल्य।
अंग शैथिल्य का मतलब होता है एक तरीके से बॉडली इन्फर्मिटी, यानी आने जाने में क्या है, आपने एक तरीके से व्यक्ति की आपने पीटा व्यक्ति के लिए, अब व्यक्ति के आपने मारपीट की और वो एक तरीके से कहें हम कुछ दिनों तक वो एक तरीके से कहें हॉस्पिटलाइज रहा, उसके बाद व्यक्ति की डेथ हो गई। तो आप केवल ए वाला बचाव नहीं ले सकते हैं कि भाई साहब हमने ऐसी मृत्यु नहीं की है, ऐसी कंडीशन में माना जाएगा कि आपने क्या किया है, मृत्यु वारित की है। दूसरी हम बात करते हैं सेकंड, एक तरीके से हम कहें सेकंड एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। सेकंड स्पष्टीकरण क्या बात करता है? सेकंड स्पष्टीकरण बात करता है कि जहां की शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, वहां जिस व्यक्ति ने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो उसने वह मृत्यु कारित की है, यह समझा जाएगा यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती थी। बहुत ही शानदार वर्डिंग लिखी है इस एक्सप्लेनेशन 2 में। क्या बात कर रहा है सामने वाला व्यक्ति? इसमें स्किनफुल ट्रीटमेंट की बात की गई है। एक तरीके से हम किसी व्यक्ति के लिए बॉडली इंजुरी वगैरह या डेथ कारित करने के आशय से हम किसी व्यक्ति के लिए बॉडली इंजुरी पहुंचा रहे हो और हम कह रहे हैं सामने वाले व्यक्ति से कि साहब यदि आप इसका सही तरीके से इलाज करा लेते ना प्रॉपर, तो सामने वाले की पता है डेथ नहीं होती। अच्छा, तो आप ही करा देते ना एडमिट, आप क्यों भाग गए हमें मारपीट करके? जो भी है, ऐसी कंडीशंस में मैं आपके लिए बताऊं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा बचाव नहीं ले सकता है कि यदि आप इसकी प्रॉपर समय पर, यानी टाइम के रहते हुए जो टाइम था, यानी जल्द से जल्द हॉस्पिटलाइज करा देते तो सामने वाला व्यक्ति बच सकता था, क्योंकि उस समय उसे कम ब्लीडिंग हुई थी। अब आप 3 घंटा बाद हॉस्पिटल लेके गए तो इसमें उसकी ज्यादा ब्लीडिंग हो गई माइंड की, तो इसके कारण क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई। साहब यदि इसे प्रॉपर तरीके से, एक तरीके से मैं कहूं कैसे प्रॉपर तरीके से अगर हॉस्पिटलाइज में हम ले जाते ना, हॉस्पिटलाइज कर देते ना, इसका इलाज ट्रीटमेंट है स्किनफुल ट्रीटमेंट, यदि प्रॉपर टाइम पे हो जाता ना साहब, तो इसकी थोड़ी डेथ होती। आपसे पूछा जाएगा साहब आप ही करवा देते, फिर ये भी तो है। ठीक है, सामने वाले ने नहीं कराया, आप करवा देती ना, आप कहाँ गए? ऐसी कंडीशंस में आपके लिए डिफेंस नहीं लिया जाएगा, आपके लिए डिफेंस लेने से प्रिवेंट कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा कि आप ऐसी कंडीशंस में उचित उपचार और कौशलपूर्ण वाला जो चिकित्सा का जो आप कह रहे हो ना, मेडिकल ट्रीटमेंट का, स्किनफुल ट्रीटमेंट का, वो बचाव आपके लिए नहीं दिया जाएगा। तीसरा स्पष्टीकरण, कई बार इस पे VIP लिखें। कई बार क्या होता है, थर्ड स्पष्टीकरण है, ये कई बार सीधा एग्जाम में पूछा जाता है और क्वेश्चन आता है कि मां के गर्भ में किसी बालक की मृत्यु कारित करना मानववध है या नहीं। तो एक बार हम इसे रीड करते हैं। सबसे पहले आप स्पष्टीकरण 300 का स्पष्टीकरण 3 के नाम से इसे याद करेंगे। कई बार स्पष्टीकरण का नाम देके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपके लिए क्या करना है, इसका एक तरीके से मैं कहूँ स्पष्टीकरण के सिनेरियो से आपके लिए इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ध्यान रखना है। इसमें क्या है, स्पष्टीकरण 3 बात करता है कि मां के गर्भ में स्थित किसी बालक की मृत्यु कारित करना मानववध नहीं है, किंतु किसी जीवित बालक की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानववध की कोटि में आ सकेगा यदि उस बालक का कोई भाग बाहर निकल आया हो, यद्यपि उस बालक ने श्वास नहीं ली हो, यद्यपि पूर्णतः जन्म ना हुआ हो। इसे हम जब मैंने बालक वाला चैप्टर पढ़ाया था, जब हम इसे डिस्कस कर चुके हैं कि मां के गर्भ में किसी शिशु की मृत्यु कारित करना कल्पेबल होमिसाइड नहीं है। क्यों नहीं है भाई? आपने मिसकैरेज का प्रावधान पढ़ा था, मैंने आपके लिए बताया था कि मिसकैरेज क्या होती है। आप सभी लोगों ने देखा था मिसकैरेज का प्रावधान, मैंने 88 में बताया था आपके लिए मिसकैरेज क्या होती है। आप सभी लोगों के लिए जो 88 से 92 वाले प्रावधान याद आ रहे होंगे, मिसकैरेज गर्भपात कारित करना, उसमें जब मां के गर्भ में स्थित शिशु की मृत्यु कारित करना एक तरीके से हम कहें क्या कहलाता है, मानववध नहीं कहेगा, वो मिसकैरेज में आएगा भाई। अब ये बात कर रहा है कि फिर भाई कल्पेबल होमिसाइड क्या हुआ? कल्पेबल होमिसाइड में इसमें आगे दिया गया है, हमें इसे हमेशा 2 पॉइंट में इसे डिवाइड करना है, जब ही हमें समझ में आएगा। यदि हम एक साथ इसे पढ़ना चाहें और एक साथ इसे मिक्सअप करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा आपके लिए क्लियर। तो आप क्या करना है, इसके लिए 2 पॉइंटों में इसे डिवाइड करना है। एक तो हो गया कि मां के गर्भ में किसी शिशु की मृत्यु कारित करना कल्पेबल होमिसाइड नहीं है। अब कल्पेबल होमिसाइड नहीं है तो किस में आएगा भाई? मिसकैरेज में आएगा। मिसकैरेज क्या है? मिसकैरेज मैंने बताया तो था आपके लिए कि मिसकैरेज का मतलब होता है कि मां के गर्भ में आप किसी शिशु की मृत्यु कारित करना, यानी जन्म से पहले
आप क्या करते हो, मिसकैरेज कराते हो। एक तरीके से माँ के गर्भ में आप बच्चे के लिए एक तरीके से पैदा होने से पहले आप उसे मार देते हो, जिसे हम भ्रूण हत्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक तरीके से कहें कल्पेबल होमिसाइड में नहीं आएगा। कल्पेबल होमिसाइड में नहीं आएगा तो किस चैप्टर में जाएगा भाई, चैप्टर 5 में मिसकैरेज वाले प्रावधान है उसमें जाएगा वो। आगे वाला बात करता है कि ये कल्पेबल होमिसाइड में आएगा। आगे डील की गई है कि यदि ऐसा कोई बालक है, कैसा बालक है, इसका एक तरीके से हम कहें बालक का कोई भाग, शरीर का कोई भाग क्या है, बाहर निकल आया हो, भले ही उसने सांस नहीं ली हो, ऐसी कंडीशन में उसने पूर्णतः जन्म नहीं भी लिया हो, ऐसी कंडीशंस में माना जाएगा कि आपने क्या है, कल्पेबल होमिसाइड का अपराध कर दिया। ठीक, डिलीवरी हो रही थी, डिलीवरी में बच्चा पैदा हो गया, अब आप उसे क्या कर दिया है, आपने उसे एक तरीके से मार दिया है। आपने क्या कर दिया, जीवित था व्यक्ति, बच्चा, आप जान मान के जीवित व्यक्ति के लिए मार रहे हो। तो जब बच्चे का जन्म हो गया है, जन्म के बाद आप यदि ऐसा कार्य करते हो तो कल्पेबल होमिसाइड में जाएगा बिल्कुल। उसके बाद हमने अभी तक कल्पेबल होमिसाइड के लिए देखा है, अब हम कुछ कल्पेबल होमिसाइड से आगे देखते हैं। अभी मैं कल्पेबल होमिसाइड के लिए ही आज डिस्कस कराऊंगा, और मर्डर के लिए हम देखते हैं कल के सेशन में, मंडे के सेशन में हम देखेंगे इसके लिए। तो कल्पेबल होमिसाइड में हमने देखा, एक तरीके से कल्पेबल होमिसाइड हमारा क्लियर हुआ। कल्पेबल होमिसाइड के बाद अब हमें क्या करना है, इस सेक्शन एक तरीके से कहें 100 के साथ एक और सेक्शन आपके लिए रीड विद करना है। तो आप 100 के पास में लिखें रीड विद सेक्शन 105 कल्पेबल होमिसाइड दंड। ठीक है, उसके बाद मैं देखता हूं सेक्शन 105 निकालें आप। 105 क्या बात कर रहा है, 105 के लिए आप सभी लोग निकालें। इसमें बात किया जा रहा है कि हत्या की कोटि में ना आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड क्या है। इसमें कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिशमेंट बताई गई है जो हत्या की कोटि में नहीं आ रहे हैं एक तरीके से। तो पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर देखते हैं। सेक्शन 105 बात करता है कि जो कोई ऐसा आपराधिक मानव वध करेगा जो हत्या की कोटि में नहीं आता है तो वह आजीवन कारावास से दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, कारित करने के आशय से किया जाए, या यदि वह कार्य इस आशय के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है किंतु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है कारित करने के किसी आशय के बिना किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितना हो सकेगी 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। हम इसे शॉर्ट में समझते हैं क्या इसमें चीज की गई है। इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया गया है इस सेक्शन के लिए। इस सेक्शन के लिए आपके लिए 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 2 पार्ट में हम इसे किस तरीके से डिवाइड करते हैं समझिए इसे। पहला 105 का पार्ट फर्स्ट के लिए डील करेंगे और दूसरा 105 के पार्ट सेकंड के लिए डील करेंगे। तो सबसे पहले मैं चैप्टर सेक्शन 105 के फर्स्ट पार्ट के लिए डील कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट क्या बात करता है, हत्या करने के आशय से कोई व्यक्ति मृत्यु कारित करता है तो ऐसी कंडीशंस में कितनी सजा होगी। ऐसी कंडीशंस में बताया गया है कि आजीवन कारावास से या 10 वर्ष से प्लस फाइन जुर्माना दिया जाएगा। किस कंडीशन में, फर्स्ट पार्ट की बात की जा रही है, हत्या करने के आशय से मृत्यु कारित करना। इंटेंशन क्या है, हत्या कारित करने के आशय से क्या कर रहे हैं हम, डेथ कारित कर रहे हैं। कल्पेबल होमिसाइड की कंडीशंस में कितना होगा, मिनिमम कितना है इसमें 5 ईयर, लेकिन हम कहें इसमें अधिकतम कितना है LI/10 ईयर प्लस फाइन। ठीक, दूसरा इसे सेकंड पार्ट में हम बात कर रहे हैं, सेकंड पार्ट में कि ज्ञान के साथ आप किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करते हैं लेकिन आशय के बिना। ज्ञान के साथ तो हम किसी व्यक्ति की मृत्यु कर रहे हैं लेकिन विदाउट इंटेंशन हम ऐसा कार्य कर रहे हैं तो एक तरीके से कहें हम पनिशमेंट है वो देखें हम कि 10 वर्ष तक और फाइन। ठीक है, यहां पे थोड़े कम पनिशमेंट हो जाती है। क्यों पनिशमेंट हो जाती है, क्योंकि ज्ञान तो है हमें लेकिन हम विदाउट इंटेंशन के कार्य कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में 10 ईयर तक फाइन है, 10 ईयर तक एक तरीके से कहें इम्प्रीजनमेंट है और प्लस फाइन है, जुर्माना है। दूसरा हमें एक और सेक्शन इसके साथ डील करना है, उसका नाम है हम कहें सेक्शन 110।
110 क्या बात कर रहे हैं। तो हमें सेक्शन 100 के साथ इन सारे सेक्शंस के लिए डील करते हुए चलना है। 105 के लिए रीड विद करना है और 105 के बाद हमें 1010 के लिए भी रीड विद करना है। तो 1010 आप देखें, 1010 क्या बात कर रहे हैं। 1010 बात कर रहे हैं कल्पेबल होमिसाइड, एक तरीके से कहें हम कल्पेबल होमिसाइड के लिए प्रयत्न करना, अटेम्प्ट करना कल्पेबल होमिसाइड के लिए। यहाँ पे आप CH भी लिख सकते हैं कल्पेबल होमिसाइड के लिए शॉर्ट में, ठीक है। CH यानी होता है कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। जो कोई सेक्शन 110 कल्पेबल होमिसाइड के लिए अटेम्प्ट के लिए बात करते हैं हम, जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करता है कि यदि उस कार्य से वह मृत्यु कारक कर देता है तो वह हत्या की कोटि में ना आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी होता है। वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति के लिए क्या हो जाए, उपधिकारित हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसे भी हमें 2 पार्टों में डिवाइड करना है एक तरीके से। एक तो हम इंटेंशन और नॉलेज के साथ क्या कार्य कर रहे हो, एक तरीके से हम कल्पेबल होमिसाइड का प्रयत्न कर रहे हैं। करने तो हम कहते कल्पेबल होमिसाइड, लेकिन हो गया प्रयत्न, सामने वाला बच गया। प्रयत्न यही तो है कि इंटेंशन तो हमारी किसी व्यक्ति के लिए मारने की थी, अब क्या हो गया, व्यक्ति अचानक से बच गया, चला गया ऑफेंस क्या, अटेम्प्ट में। अटेम्प्ट के लिए हम देखते हैं कि कितना पनिशमेंट होगा कल्पेबल होमिसाइड के अटेम्प्ट के लिए। तो कल्पेबल होमिसाइड के अटेम्प्ट के लिए हम कहें एक तरीके से दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, यानी सादा भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है, 3 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। सिंपल होगा ये तो कल्पेबल होमिसाइड के लिए दंड, प्रयत्न के लिए दंड। दूसरी हम बात करते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड में किसी व्यक्ति के लिए हर्ट पहुंचा दें आप, वो प्रतिकारित हो जाए, तो ऐसी कंडीशंस में कितना पनिशमेंट होगा। तो ऐसी कंडीशंस में पनिशमेंट बढ़ जाता है ग्रेविटी ऑफेंस के नेचर के अनुसार। तो यहाँ पे क्या है, किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि कल्पेबल होमिसाइड का आप अपराध कर रहे थे, उसमें किसी व्यक्ति के लिए हर्ट हो गई, तो क्या है, 7 वर्ष तक के कारावास से आपके लिए दंडित किया जाएगा या जुर्माने से या दोनों से। हमने अभी तक कल्पेबल होमिसाइड के लिए देखा है। कल्पेबल होमिसाइड से रिगार्डिंग हमने कल्पेबल होमिसाइड में सेक्शन 100 के लिए देखा। 100 के बाद मैं कहूँ एक तरीके से कल्पेबल होमिसाइड का हमने दूसरा सेक्शन 105 देखा, जिसमें पनिशमेंट की बात की गई है। और हमने देखा है 110 यानी प्रयत्न के बारे में, कल्पेबल होमिसाइड के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के लिए एक तरीके से कैसे क्वेश्चंस आता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम आज उसके लिए भी डिस्कस करते हैं, कैसे हमें लिखना है क्वेश्चंस के लिए, क्या पूछा जा रहा है और कितना लिखना है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज मैं क्वेश्चंस के लिए डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कल्पेबल होमिसाइड के क्वेश्चंस की, आपराधिक मानव वध के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो कल्पेबल होमिसाइड के लिए हम कैसे लिखेंगे, तो सेक्शन 100 में क्या बताया गया, कल्पेबल होमिसाइड के बारे में बताया गया है। कल्पेबल होमिसाइड की पहले हमें डेफिनेशन लिखना है। एक तरीके से कहें, जो कोई मृत्यु कारक करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारक करने के आशय से जिससे मृत्यु कारक हो जाना संभाव्य हो, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि उस कार्य से मृत्यु कारक कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारक कर देता है, वह कल्पेबल होमिसाइड का अपराध करता है। ठीक है, हमें पहले क्या है, एक तरीके से जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है उसे लिखना है। उसके बाद फिर हम समझाएंगे, एक तरीके से कहें हम इसके एलिमेंट हमें लिखना है। एलिमेंट्स देख लेते हैं हम। एलिमेंट्स क्या होता है, बेयर एक्ट के हम कहें एक तरीके से टुकड़ों में तोड़ना होता है बेयर एक्ट को। ठीक है, एलिमेंट समझे हम। पहला एलिमेंट बात करता है किसी मनुष्य की मृत्यु कारक करना। हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए, किसी ह्यूमन बीइंग यानी जीवित मानव की मृत्यु कारक करने का होना चाहिए। आप इसे एलेबरेट करके भी लिख सकते हो, यदि 8 नंबर में पूछा है, हेडिंग बना के भी लिख सकते हो आप क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चंस नंबर के अकॉर्डिंग डिपेंड रहेगा। दूसरी हम बात करते हैं, ऐसी मृत्यु कारक करके कोई कार्य किया गया हो सामने वाले व्यक्ति द्वारा। ठीक है, हमने देखा कि कोई एक्ट किया जाता है। तीसरी हम बात करते हो कि कोई बॉडली इंजुरी की जाती है मृत्यु कारक करने के आशय से। ठीक है, फोर्थ देखा हमने नॉलेज के साथ मृत्यु कारक की गई हो। ठीक है,
ऐसी कंडीशंस में क्या माना जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड का अपराध माना जाता है। तो हमें 4 एलिमेंट याद करना है एक तरीके से। पहला, मृत्यु कारक करने के आशय से। दूसरा, शारीरिक क्षति कारक करने के आशय से। तीसरा, कोई कार्य आप करते हो, ठीक है, मृत्यु कारक करने के आशय से। चौथा बात करता है ज्ञान रखते हुए, आप संभाव्य जानते हुए करते हो कि व्यक्ति की मृत्यु कारक कर दे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या करते हो, कल्पेबल होमिसाइड का अपराध करते हो। दूसरी हम बात करते हैं, यदि इसमें पूछा जाए तो ही आपके लिए लिखना है, अदरवाइज इसमें हमें क्या करना है, एक तरीके से बेरक की लैंग्वेज देखना है। दूसरा, हम इसके एलिमेंट लिखेंगे। तीसरा, हम बात करते हैं एक इलस्ट्रेशंस जरूर लिखेंगे हम, यदि हमारे पास टाइमिंग है तो आप इलस्ट्रेशंस लिखेंगे। आप लकड़ी वाला भी लिख सकते हो, आप मुर्गे वाला भी लिख सकते हो, आप कोई भी इलस्ट्रेशंस आप उसमें से उठा करके लिख सकते हैं, ठीक है। मोस्टली इलस्ट्रेशंस ऐसा ही लिखें जिसमें कल्पेबल होमिसाइड का अपराध बनता है, ठीक। तो आप उसमें लिख देंगे, गड्ढे वाला लिख देंगे जो लकड़ियाँ वगैरह खोद एक तरीके से बेचाता था सड़क पे, तो उसने क्या अपराध किया है, मृत्यु कारक करने के आशय से। यदि वह व्यक्ति ऐसा कार्य करता है और उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारक हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति ने क्या है, कल्पेबल होमिसाइड का अपराध किया है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं आगे एक केस लॉ भी लिखना है हमारे लिए, 1 या 2 हम केस लॉ भी लिखेंगे। तो पहले हमें डेफिनेशंस लिखना है, दूसरी हम देखें इसके एलिमेंट लिखना है, दूसरा दृष्टांत लिख लें आप, तीसरा एलिमेंट लिखना है, चौथा हम कहें इसके स्पष्टीकरण लिखना है। स्पष्टीकरण शॉर्ट में, पूरा नहीं लिखेंगे। और यदि इसमें डिफरेंस पूछा है तो हमें क्या है, इसका डिफरेंस भी लिखना है। तो डिफरेंस की बात करें हम, तो हम कल्पेबल होमिसाइड और हत्या के लिए डिफरेंस और देख लेते हैं। कल्पेबल होमिसाइड में क्या होता है, एक तरीके से हम कहें मृत्यु कारक करने का आशय रहता है। इंटेंशन क्या होता है, डेथ कॉज कारक करने का। और हम कहें 101 में क्या होता है, मृत्यु कारक करने के इंटेंशन से होता है हत्या में, ठीक है। इसमें भी मृत्यु कारक करने का आशय रहता है, उसमें भी मृत्यु कारक करने का आशय है। आपराधिक मानव वध सेक्शन 100 से संबंधित है और कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 101 से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं शारीरिक क्षति कारक करने के आशय से मृत्यु कारक होना संभाव्य है कल्पेबल होमिसाइड में। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी शारीरिक क्षति जिसमें मृत्यु कारक होना संभाव्य सामने वाला व्यक्ति क्या है, जानता है, यानी ज्ञान, एक तरीके से नॉलेज है सामने वाले व्यक्ति के लिए, किसमें, हत्या में, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं, यह ज्ञान से शारीरिक क्षति की मृत्यु कारक होना संभाव्य है। इसमें क्या होता है, कल्पेबल होमिसाइड में व्यक्ति के लिए नॉलेज रहती है। क्या नॉलेज रहती है, बॉडली इंजुरी की, जिससे क्या होना है कि लाइकली डेथ कॉज कारक हो जाए। दूसरी हम देखें हत्या में क्या रहता है, हत्या में ऐसी कोई शारीरिक क्षति रहती है, एक तरीके से हम कहें कि प्रकृति के मामूली क्रम में एक तरीके से मृत्यु करने के लिए पर्याप्त हो। दूसरा हम बात करते हैं एक और पॉइंट की, इसमें यदि हत्या ही में देखना है, हत्या बेसिकली इसमें 4 पॉइंट बताए गए हैं हत्या में। यदि व्यक्ति जानता हो कि कार्य इतना खतरनाक हो कि मृत्यु हो ही जाएगी, ठीक है। एक तरीके से हम कहें कल्पेबल होमिसाइड आपराधिक मानव वध एक वंश है, ठीक है। और हम कहें कि हत्या क्या है, एक उपजाति है, ठीक है। उसके बाद हम इसके स्पष्टीकरण भी देखेंगे। स्पष्टीकरण में सिंपल लैंग्वेज में यूज करते हुए हमें लिखना है कि यदि अभियुक्त जानता हो कि गंभीर रोग से पीड़ित है और थोड़े से ही बार में व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी या मर ही जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या बन जाएगा, हत्या बन जाएगा। व्यक्ति खा जानता है कि वो बीमार है एक तरीके से एवं मर सकता है, ठीक है, उसने थोड़ा प्रहार किया, उसकी मृत्यु हो गई, क्या हो रहा है, कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। इसमें ग्रेविटी के नेचर पे डिपेंड करेगा व्यक्ति कितना बीमार है, ठीक है। दूसरे हम बात करते हैं स्पष्टीकरण दूसरे की, आप सिंपल लिखें कि उचित उपचार एवं कौशलपूर्ण चिकित्सा बचाव नहीं है, ठीक है, उसने मृत्यु कारक की हो। तीसरा हम बात करें कि माँ के गर्भ में शिशु की मृत्यु कारक करना मानव वध नहीं है, एक तरीके से मानव वध की कोटि में नहीं आता है। यदि शिशु का कोई अंग बाहर निकल आया हो या यद्यपि उस शिशु ने सांस ना ली हो, तो ऐसी कंडीशन में वो पूर्णता उत्पन्न ना भी हुआ हो, तब भी क्या माना जाएगा, एक तरीके से हम कहेंगे हत्या में इसे काउंट किया जाएगा। अब हमने क्या है, इस सारी चीजों के लिए हमने डिस्कस किया है, हमें ऐसे लिखना है। अब दूसरा अब जब हम कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डिफरेंस लिखेंगे तो हमें केस तो लिखना पड़ेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो रैग यानी आर वर्सेस गोविंदा, जो बात करता है कल्पेबल होमिसाइड और हत्या में डिफरेंस की बात बताता है, ठीक है। इस मामले में क्या बताया, इस मामले में कोर्ट ने क्या डिटरमाइन किया था, इसमें मामला बना था कल्पेबल होमिसाइड का, ठीक है।
इन दोनों में कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या है डिफरेंशिएट किया गया था इन सारी चीज़ों में। तो ठीक है, मृत्यु कारित करने के आशय से एक तरीके से हम कहें कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में हम इसके लिए मर्डर और समझेंगे 101, तब हमें समझ में आएगा। इसमें एक इलस्ट्रेशंस बताया था मैंने, बताया था कि प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु हो ही जाएगी, यह अपराधी जानता है कि व्यक्ति मर ही जाएगा। हम थोड़ा इसे एक तरीके से कहें, हम 100 और 101 के इलस्ट्रेशन से देखेंगे। हम थोड़ा, मैं से आपके लिए डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ क्योंकि आज हमने मर्डर तो पढ़ा नहीं है, तो थोड़ा आप यहाँ पे भी समझ लें इसे। हम एक तरीके से गड्ढे वाला एग्जाम्पल लेते हैं। एक तरीके से हम कहें कि जो गड्ढे वाला इलस्ट्रेशन मैंने बताया था कि एक व्यक्ति है, वो एक सड़क पे क्या करता है, एक घास वगैरह डाल देता है गड्ढा खोद करके, सामने वाला भी व्यक्ति आएगा, उसमें गिर पड़ेगा और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया, इन्हें कल्पेबल होमिसाइड का अपराध किया। ये हमारा इलस्ट्रेशन था। कल्पेबल होमिसाइड में क्या है, इसमें थोड़ी इंटेंशन आप देखेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, आप माइंड लगाओ, इसमें इंटेंशन थोड़ी कम है मरने की पॉसिबिलिटी। मर गया तभी कल्पेबल होमिसाइड बना है। यदि आपने ऐसा किया और सामने वाला व्यक्ति वहां से निकला, उसमें गिर पड़ा, कोई पीछे से आ गया, उसने देख लिया, उसने निकाल लिया, वो बच गया, तो यहाँ पे क्या, मरने की थोड़ी कम संभावना। अब हम बात करते हैं डेथ में। डेथ में क्या होता है, मर्डर में क्या होता है। मर्डर में पूरी संभावना बनती है। कैसे बनती है समझते हैं हम। एक व्यक्ति है, वो बी पे तोप चलाता है और फिर कहता है साहब मेरा कोई इंटेंशन नहीं था मारने का, नहीं मैं ऐसे मारना नहीं चाहता था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है इसे मारने का। अरे भाई, आप एक तरीके से कहें प्रकृति के कोर्स ऑफ अनुक्रम में आप नॉलेज है आपके लिए कि आप किसी पे तोप चलाओगे तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो ही जाएगी। मरने की संभावना यहाँ पे नहीं है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे क्या है, सामने वाले की मृत्यु हो ही जाएगी, मतलब मर ही जाएगा। यदि आप किसी व्यक्ति पे तोप वगैरह का यूज करते हो तो ऐसी कंडीशंस में आप माने कि व्यक्ति मर ही जाएगा। यहाँ पे बचने की कहीं से कहीं तक कोई संभावना दिखती ही नहीं है। व्यक्ति की डेथ होना ही एक तरीके से कहें हम बिल्कुल निश्चित है। ठीक है, व्यक्ति यहाँ पे बच नहीं सकता है। ठीक है, ऐसी कंडीशंस में, या एक दूसरा इलस्ट्रेशन देखें हम डेथ में हम दूसरा इलस्ट्रेशन भी देख लेते हैं कि एक व्यक्ति है, वो तलवार से क्या करता है या लाठी से जानबूझकर एक तरीके से कहें हमला करता है वो। ठीक है, उसका इंटेंशन क्या है, व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का है। उसके परिणाम स्वरूप क्या करता है, वो व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। तो ऐसी कंडीशंस में ए नामक व्यक्ति है, उसने हत्या की है और एक तरीके से कहें हम आशय या की मृत्यु कारित करने का ना रहा हो। आप एक बात बताइए, किसी की गर्दन पे आप तलवार रख के वार करते हो और कहते हैं श्रीमान मेरा ऐसे मारने का इंटेंशन नहीं था, साहब वो तो आप परेशान मत हो। एक तरीके से मैं कहूँ डेथ और एक तरीके से मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के लिए हम प्रूव कैसे करेंगे। हम नेचर से प्रूव करते हैं कि व्यक्ति की क्या मेंटेलिटी रही होगी। और एक आपने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक मैगजीन देखी होगी कि तथ्य एवं परिस्थितियां, फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है केस के एलिमेंट्स, केस के क्या एलिमेंट बन रहे हैं, किस में कन्वर्ट होना है। तो ये ग्रेविटी पे इंटेंशन तो दोनों में है मौत कारित करने की। हम कहें एक तरीके से कल्पेबल होमिसाइड में थोड़ी कम इंटेंशन है मरने की। मर तो दोनों में ही है, मरना तो दोनों में ही है। आप ये तो क्लियर समझ लेंगे, डेथ दोनों में होना है। एक में कम इंटेंशन है कल्पेबल होमिसाइड में, और एक तरीके से कहूं मैं मर्डर में पूरी संभावना है कि व्यक्ति मर ही जाएगा। प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो ही जाएगी, व्यक्ति बच नहीं सकता है। तो ऐसी कंडीशंस में हम कहें कि जब मर ही जाएगा वाला पॉइंट है तो वो एक तरीके से कहेंगे हम डेथ में काउंट होगा। ये सारी चीजें एक तरीके से कहें हम तथ्यों और परिस्थितियों पर डिपेंड करेंगी। थैंक यू। यदि हमारा एमपी एडीपीओ एवं एमपी सिविल जज की जो क्लासेस है आपके लिए समझ में आ रही हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे क्या है हमारे जेएमएस लॉ क्लासेस, जुडिशरी मिशन सक्सेस लॉ क्लासेस के आपके लिए हमारे जो क्लास के नोटिफिकेशंस हैं वो टाइम टू टाइम आपके लिए मिल सकें। और हमारी क्लासेस कैसी लगी या समझ में आपके लिए आ रहा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। और ऐसे ही वीडियो यदि आप चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें
कमेंट करके बता सकते हैं, जिसके माध्यम से हम आपके लिए ऐसे ही लेक्चर जो जुडिशरी के पर्पज से या अदर जुडिशरी के पर्पज से या प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें हम डिस्कस कराते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।